इस दुनिया में हमें प्रेरित करने वाले बहुत ही कम मिलते हैं साथियों, जबकि पांव खींचने वाले ज़्यादा। उनसे कहिएगा मुझको ना रोकिए, ना नजराने दीजिए, मेरा सफ़र कहीं और है, मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाएंगे। अरे किस्मत तो मुझे मेरी आजमाने दीजिए। जी हाँ साथियों, बहुत कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बहुत होगा, हम एक बार दो बार हार ही जाएंगे, लेकिन किस्मत तो मुझे मेरी आजमाने दीजिए। ये मान के चलें कि हमारी जीत निश्चित है, हम जरूर जीत कर आएंगे। इस अभिलाषा को मन में सजाते हुए, ऐसी पूरी मनोकामना दिल में बसाते हुए आगे बढ़िए साथियों। आइए एक प्यारे से एपिसोड में और बहुत ही प्यारे से कंटेंट में आपका स्वागत, आभार करते हैं साथियों। जी हाँ, आज का एपिसोड लाया है आपके लिए कुछ अलग। जी हाँ, हमेशा अलग करने की कोशिश होती है, आज भी कुछ अलग है। पाल वंश का इतिहास जानेंगे आज हम इस एपिसोड में। पाल वंश के संपूर्ण इतिहास पर हमारा एक वर्णन होगा और हम ये मान के चलेंगे कि आज हम पाल वंश के इतिहास से उस समूचे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को खंगाल के लाए हैं जिनकी ज़रूरत हमें हमारे एग्जाम में होती है, जिनकी ज़रूरत हमें हमारे अपने जीवन में होती है। फिलहाल आइए महसूस करते हैं, आइए इसे अपने एहसासों में जोड़ने का काम करते हैं। एक प्यारी सी कहानी से रूबरू होते हैं, एक प्यारे से हिस्से, हमारे भारत के एक प्यारी सी जगह की बात होगी। वहाँ किस तरीके के राजवंश रहे और किस तरीके से लोगों ने अपने शासन प्रशासन को संभाला है, इसके कौन कौन से प्रमाण हमें मिले हैं। इन्हीं प्रमाणों से हमारा एग्जामिनर मुखातिब होता है और आज हम मुखातिब हो रहे हैं साथियों। फिलहाल ये मान के चलें, किसी भी विषय को टफ होना या सरल होना दो लहजे बताते हैं साथियों। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमने उसे किस तरीके से जिया है। हमने आपसे कहा है कि हम वाकई में पढ़ाई को जीने का प्रयास जिस दिन कर ले गए, हमारी जीत निश्चित है। तो पाल वंश की शुरुआत होगी, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको ले चलूंगा बंगाल की तरफ। जी हाँ, इस पाल वंश की शुरुआत पश्चिम बंगाल से होने वाली है। ध्यान देना, जो हमारा बंगाल हुआ करता था उस समय दो महत्वपूर्ण हिस्सों में विभाजित था। बंगाल के दो महत्वपूर्ण विभाजन थे या दो महत्वपूर्ण हिस्से थे। एक को कहा जाता था पश्चिम बंगाल और एक को कहा जाता था पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल, जी हाँ साथियों। और यहाँ पर ये जो हिस्सा है, यहाँ गौड़ वंश के लोग शासन करते थे। गौड़ वंश के लोग यहाँ शासन करते थे और पूर्वी बंगाल पर बंग वंश के लोगों का शासन था। ये चीज़ मान के चलें। देखिए, इतिहास एक बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ साथियों। मेरा उद्देश्य होता है कि आप इसे अपने जहन में समाहित करें। तो पाल वंश की कहानी का शुभारंभ कहाँ से हो रहा है, तो आप देख पाएंगे कि हमें बंगाल से इसका शुभारंभ करना है। बंगाल उस समय दो महत्वपूर्ण हिस्सों में विभाजित था। एक को पश्चिमी बंगाल और दूसरे को पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था। पश्चिम बंगाल का जितना हिस्सा आता रहा होगा, जो एरिया रहा होगा, जिसे एक मानक दर्जा इतिहासकारों ने दिया होगा, उस जगह पर गौड़ वंश के लोगों का शासन व्यवस्था संचालित थी। लेकिन ठीक उसके विपरीत पूर्वी जो बंगाल है, वहाँ पर बंग वंश के लोगों की शासन व्यवस्था संचालित थी। होता क्या है, ये जो गौड़ वंश के लोग हैं, यहाँ गौड़ वंश के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था शशांक। जी हाँ साथियों, कहानी यहाँ से बहुत ही अच्छे ढंग से टर्न लेगी, मोड़ लेगी। शशांक शासक हुआ करते थे। आपको पता है शशांक मारे जाते हैं, मैंने पिछले एपिसोडों में भी इसकी चर्चा कर रखी है। शशांक पराजित होता है। शशांक के मारे जाने के बाद, यानी जब शशांक मार दिया जाता है, उस समय पूरे बंगाल में अराजकता का माहौल व्याप्त हो जाता है। शशांक एक बहुत ही प्रतापी शासक था, इसे छल से मारा गया। शशांक के मारे जाने के बाद पश्चिम बंगाल में अराजकता फैल जाती है। अराजकता फैलने का मतलब कि लोग आपस में ही उपद्रवी बन जाते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं, ये मान के चलें। तो एक बहुत ही भयंकर पोजीशन हो सकती है, आप इस इसे महसूस कर रहे होंगे तो साथियों, कि सोचना जरा, जहाँ का राजा मारा जा चुका है, जहाँ कोई शासन प्रशासन संभालने वाला नहीं है, वहाँ की जनता आपस में किस तरीके से लड़ेगी, थोड़ी थोड़ी सी बातों के लिए कैसे कैसे व्यवहार करेगी। आज ही आप सोच लो, कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से हटा लिया जाए अगर, तो आज ही 25% जनसंख्या कत्लेआम हो जाएगी, ये मान के चले आप। श्योर है, अगर आज प्रशासन व्यवस्था पूरी तरीके से हटा ली जाए और ये छोड़ दिया जाए कि अब किसी के ऊपर कोई सजा, कोई प्रावधान नहीं होगा, तो लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, अपनी ज़मीन बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये आपको पूरा विश्वास है, यकीनन ऐसा हुआ होगा उस समय। तो अराजकता का माहौल बना है पश्चिम बंगाल में, और इसका असर अब केवल यही नहीं रहेगा भाई। आग जलेगी, धुआं उठेगा, तो केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं झेलेगा, अब इस धुएं को पूर्वी बंगाल भी झेलेगा और यहाँ पर आपसी फूट बनेगा, जिससे बंग वंश भी बिखरता हुआ
चला जाएगा। ये चंद लम्हों की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, कई वर्षों में ऐसा काम होगा। ध्यान देने वाली बात है, समझना, जब हम पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से अराजकता का माहौल बना चुके हैं, आग लगा चुके हैं, आग लग चुकी है, धुआं उठा हुआ है, और वो धुआं कहाँ पहुँचा है? अब पूर्वी बंगाल की तरफ। इसका मतलब अराजकता का माहौल अब पूर्वी बंगाल में भी होगा। हमारे कुछ साथी पूर्वी बंगाल में रहते हैं, हमारे कुछ साथी पश्चिम बंगाल में रहते हैं, एक दूसरे का वो समावेश होगा और एक दूसरे लोग दूसरे लोगों को मारना शुरू कर देंगे। इसी को कहते हैं सामाजिक उपद्रव। ये होना निश्चित है और अब ये हुआ, और बंग शासक भी इस महत्वपूर्ण चीज को संभाल नहीं पाएंगे। आपने मौर्य वंश में देखा है, अशोक ही एक ऐसा शासक था जिसने जाकर के उपदरियों को बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांत कर दिया है। मजाक बात नहीं है कि समाज में हो रहे दंगे को इस तरीके से संभाला जाए। आपकी कानून व्यवस्था जरा सा भी लचर पड़ेगी ना, जरा सा भी आप छूट देंगे तो पक्की बात है, मान के चले दंगा बहुत ही व्यापक रूप ले लेगा। ये बात मान के चले। मैं किसी राजनीतिक कटाक्ष पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ फिर इतनी बात जरूर कहूंगा, आप अपने भारत के तमाम जगहों का तमाम उदाहरण ले सकते हैं। वहाँ देख सकते हैं किस तरीके से दंगा लंबे लंबे अंतराल तक चलता रहा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था थोड़ी सी लचर वहाँ मानी जाएगी। फिलहाल यही हुआ यहाँ भी। अब उतना ज़्यादा इनके पास सैन्य शक्ति नहीं रही होगी, या फिर सामाजिक इस कृतियों को संभालने का इनके पास बहुत ज़्यादा कुछ मजबूत हथियार या औजार नहीं रहे होंगे, कुछ समीकरण नहीं रहा होगा, तो बंग वंश भी बिगड़ेगा। अब पूरे बंगाल में एक प्रकार से अराजकता का माहौल फैलेगा, नो डाउट। अब यहाँ दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ कुछ बुद्धिजीवी लोग भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग दंगे में ही शामिल हैं, कुछ लोग मानवीय जीवन भी जीते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये भावना होती है, हर चीज़ से उठकर हमारे अंदर मानवता है, हर चीज़ से हटकर हमारे अंदर इंसानियत है, हर चीज़ से हटकर हमारे अंदर प्रेम है साथियों। और इससे बड़ा मुझे लगता है कुछ है नहीं। अगर इंसान जिस दिन ये सोच ले कि ये इंसान है, इंसान जिस दिन ये सोच ले कि मेरे अंदर भी धड़कने वाला दिल उस इंसान के भी अंदर धड़कने वाले दिल के समान है, वह भी 1 मिनट में 72 से 75 बार ही पंप करता है, तो शायद ये झगड़ा ही ना हो, शायद ये लड़ाइयाँ ही ना हो। लेकिन ऐसा सोचना कहाँ है साथियों, ऐसा सोचना कहाँ है फिलहाल देखना। लेकिन हाँ, सबके अंदर ऐसा नहीं, आपको पता है, हर इंसान ऐसा नहीं हो सकता है, हर इंसान के अंदर ये भावनाएं नहीं हो सकती हैं। होता क्या, कुछ इंसान यहाँ, कुछ व्यक्तित्व ऐसे रहे होंगे जो बुद्धिजीवी प्रकार के रहे होंगे, जिन्होंने ये सोचा नहीं ये बात गलत है। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके, विचार विमर्श करके एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। और एक व्यक्ति को इसी अपने ही बीच से एक व्यक्ति का नाम था गोपाल। लीजिए आगे है पाल, गोपाल। जी हाँ, गोपाल को राजा बना दिया जाता है, गोपाल को राजा चुना जाता है साथियों, चुना जाता है। इसका मतलब है अभी तक आपने इतिहास में ऐसा कुछ देखा नहीं। पहला राजवंश ऐसा है जिसने गणतंत्र या आप कह सकते हैं लोकतंत्र जैसी प्रणाली को अपनाने का काम किया है साथियों। लोकतंत्र प्रणाली द्वारा ये पहला राजवंश है। मजा आ गया ना आपको देख करके, इसलिए मैं आपको वहाँ ले जाना चाहता था। आपके इस इतिहास को आपके जहन में उतारने का मेरा प्रयास रहा। हुआ क्या कि अब यहाँ के लोगों ने अपने मन से, स्वेच्छा से, बुद्धिजीवियों ने बैठ करके ये विचार विमर्श करके कि ऐसा होगा, माहौल बहुत बिगड़ जाएगा, हमें अपनी प्रजा का, हमें अपने लोगों का बचाव करना है, अतः किसी ना किसी को तो राजा बनाना होगा। और इस उद्देश्य से इन लोगों ने गोपाल को अपना राजा चुना। इसलिए मैंने कहा ये पहली व्यवस्था है जहां लोकतांत्रिक नजर आएगी, जहां लोगों का मत होगा, लोगों ने अपना विचार प्रस्तुत किया है। इसके बाद गोपाल अब राजा बना है। ये दौर रहा है साथियों 750 ईस्वी का। हम बात कर रहे हैं लगभग कब का, 750 ईस्वी का। इतिहासकारों का मानना है ये 770 ईस्वी तक शासन करेगा, यानी 20 वर्षों तक इसका शासन रहेगा। और जब गोपाल राजा बन गया है तो इसी ने, गोपाल के नाम से देखिए गोपाल है, और इसी ने किसकी स्थापना की, या पाल वंश का क्या कर दिया, ये संस्थापक माना जाएगा। पाल वंश का संस्थापक हम किसे कहेंगे साथियों, तो गोपाल को कहेंगे, क्योंकि अब गोपाल के नाम से ही तो पाल वंश संचालित होगा, इसलिए इस वंश का नाम पाल वंश पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गोपाल ने कहा चलो अब इसका नाम पाल वंश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इतिहासकारों का मानना है कि गोपाल जब सिंहासन पर बैठ रहा है तो यहीं से अब हम आगे की कहानी पाल वंश के नाम से जानेंगे। यही हुआ दृष्टिकोण साथियों। तो पाल वंश हो चुका है अब आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। राजधानी देखिएगा, इन सारे प्रश्नों से हमारा एग्जामिनर रूबरू होगा, ध्यान देते रहिएगा। राजधानी मुंगेर
बनाया जाएगा? राजधानी मुंगेर को बनाया जाएगा, जो कि बिहार में पड़ता है। राजधानी मुंगेर है जो कि बिहार में है साथियों। और ये जो गोपाल है, वाकई में इसका इतिहास आगे जानेंगे हम लोग, और यहीं जानते रहें ये बौद्ध धर्म का अनुयायी है। कौन सा धर्म मानने वाला है? बौद्ध धर्म का अनुयायी है। राजधानी मुंगेर बनाया है। एक बात समझना, ऐसा नहीं कि राजधानी केवल मुंगेर है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पाल वंश की राजधानी आगे चल करके पाटलिपुत्र भी होती है साथियों। राजधानी आगे चल करके क्या होती है? पाटलिपुत्र भी क्या बनती है? राजधानी। इसलिए कहा जाता है ये अंतिम राजधानी है किसी राजवंश की, यानी अंतिम राजधानी बनाया है किसी राजवंश ने पाटलिपुत्र को, अंतिम राजधानी। इसका मतलब नहीं समझ पाए आप, मुझे लगता है। यानी पाटलिपुत्र को राजधानी तो बहुतों लोगों ने बनाया, लेकिन ये अंतिम राजवंश है जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया है। इसके बाद अब मुझे लगता है इतिहास में ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। तो अंतिम राजवंश कह सकते हैं जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का काम किया है। देखना जरा, अब मैं आपसे बात करूंगा इसके विषय में कुछ और बातें हैं। जैसे एक तिब्बती बौद्ध गुरु हैं। तिब्बती बौद्ध गुरु है नहीं थे साथियों, तिब्बती बौद्ध गुरु, जी हाँ, उनका नाम था तारानाथ। तारानाथ, तिब्बती बौद्ध गुरु तारानाथ के अनुसार बंगाल का एक जिला हुआ करता था साथियों। बंगाल का जिला था बोंगरा। बंगाल के बोंगरा जिले में एक क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। क्षत्रिय परिवार, लीजिए, तिब्बती बौद्ध गुरु तारानाथ के अनुसार इनका जन्म बंगाल के बोंगरा जिले के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। किसका? गोपाल का। ये मानना है इनका। ये हमारे प्रमाण है साथियों, इसीलिए इन बातों को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। कहानी को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अब ये चीज़ें बता रहे हैं, इसका मतलब ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का जकीरा, महत्वपूर्ण प्रश्नों का महत्वपूर्ण समागम आपको देने का हमारा प्रयास चल रहा है। देखिएगा अब होगा क्या। लेकिन हमारे जो इतिहासकार हैं साथियों, यानी कौन? भारतीय इतिहासकार। भारतीय इतिहासकार इन पाल वंश वालों को क्या मानते हैं? राजपूत कहते हैं। राजपूत कहते हैं, ध्यान देना, इन्हें लोग क्या कहते हैं? राजपूत कहते हैं। जो भी रहा, राजपूत हो या क्षत्रिय, लेकिन ये मान के चलें ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसमें कोई संशय और दुविधा की बात नहीं है जिस गोपाल की हम बात कर रहे हैं। देखना, यहाँ तक का समीकरण आपके सामने मैंने सजाने का प्रयास किया साथियों। अगर हम इस बात पर अभी भी अड़े रहें और इस बात पर अपना चर्चा, अपना दृष्टिकोण बनाए रहें, तो ध्यान देने वाली बात अब आपके स्क्रीन पर मैं साझा करूंगा। गोपाल के बाद इस वंश का बहुत ही प्रतापी शासक होगा धर्मपाल। और यहाँ से प्रश्न बनेगा, अभी इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत चर्चा जरूर करूंगा। धर्मपाल सबसे प्रतापी शासक है, सबसे प्रतापी शासक। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो आप कहिएगा धर्मपाल, जो गोपाल के बाद राजगद्दी पर बैठेगा। शासक कई हुए हैं, शासन प्रशासन कई लोगों ने संभाला है, लेकिन सबके बारे में इतिहास ने अपने पन्ने पलटे नहीं हैं। सबके बारे में हमें साक्ष्य मिले नहीं हैं, ना सबके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। अतः हम उन्हीं बातों पर प्रश्न बनाते हैं या उन्हीं बातों पर चर्चा स्थापित करते हैं जिन्हें हम जान चुके हैं या जिनके बारे में हमें कुछ प्रमाण या साक्ष्य मिले हैं साथियों। तो गोपाल के पास धर्मपाल बैठता है। धर्मपाल इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाएगा। और एक बात समझना, धर्मपाल के बाद कुछ महत्वपूर्ण शासकों का जिक्र और होने वाला है। धर्मपाल के बाद देवपाल आएंगे साथियों, देवपाल जी आएंगे। और देवपाल के बाद देखना नारायण पाल जी आएंगे। देवपाल, नारायण पाल ये आएंगे। और इसमें एक शासक जिनका नाम महीपाल। महीपाल के लिए एक बात याद रखिएगा साथियों, इन्हें द्वितीय संस्थापक माना जाता है इस वंश का। अब आप सोचोगे क्यों? यहीं से समझ जाना चाहिए आपको, क्योंकि इसका मतलब है कुछ पाल वंश बिखर रहा था, जिसे आकर के फिर से संभालने का काम किया किसने? महीपाल ने। इसलिए इसे द्वितीय संस्थापक का दर्जा दिया गया। महीपाल के बाद नायपाल आएंगे साथियों, नायपाल जी आएंगे। और नायपाल के बाद एक बात याद रखिएगा, गोविंद पाल का। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, गोविंद पाल, क्योंकि यह इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। अंतिम शासक। क्लियर है? हमारी बातों को आप समझ पाए हैं? इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जान लीजिएगा। ये स्टार प्रश्नों की बात हुई है, ये प्रतापी है, ये अंतिम शासक है, और गोपाल जो है साथियों ये संस्थापक है। ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। हमारी बातों से रूबरू हो चुके साथियों,
इतिहास देखना अपने किस तरीके से अपनी पन्ने अपनी चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा है, इतिहास किस तरीके से हमें अपना आईना दिखा रहा है साथियों। देखना जरा अब होगा क्या, मैं आपसे बात कर लूँ गोपाल के बारे में, कुछ चुनिंदा बातें जो थी, यही मैं एक दो बातें और कर लेता हूँ। देखना, एक विद्यालय इसने बनवाया था उदांतपुरी, उदांतपुरी विश्वविद्यालय, ये पूछा जा सकता है आपसे, उदांतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो ये आपका जवाब होगा उदांतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने बनवाया था साथियों। उदांतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया है? तो गोपाल ने कराया है। इस बात की जानकारी आपको मिल गई है। मैं यहाँ देखना, यहीं लगे हाथ कुछ और बातें कर लेता हूँ इस चीज़ को। यहाँ देखना, पाल वंश के अगर कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य की मैं बात करूँ, साक्ष्य यानी प्रमाण की बात करूँ, तो उसमें कुछ अभिलेख हमारे सामने हैं साथियों। इन्हीं अभिलेखों में एक मिलेगा खलीमपुर अभिलेख। जो खलीमपुर अभिलेख है ये है धर्मपाल जी का। किसका है साथियों? धर्मपाल का है। और इसी खलीमपुर अभिलेख में गोपाल के बारे में बात की गई है या गोपाल के बारे में बताया गया है। धर्मपाल कहता है कि गोपाल इस वंश का संस्थापक है। धर्मपाल कहता है मेरे पिता का नाम गोपाल है। धर्मपाल कहता है ये ही मेरे वंश का संचालक है, यही मेरे वंश का जन्मदाता है। तो ये बात बोली गई कहाँ? खलीमपुर अभिलेख में। किसके द्वारा बोली गई है? धर्मपाल का ये अभिलेख है। ध्यान देना, अभिलेख तो धर्मपाल का है, धर्मपाल के बारे में भी बात की गई है, लेकिन लगे हाथ इसमें गोपाल के बारे में भी बात की गई है। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिएगा, एक दो अभिलेखों की और बात करें साथियों। धर्मपाल के बाद देखना, एक अभिलेख आपके सामने आ गया, मुंगेर अभिलेख। मुंगेर अभिलेख किसका है साथियों? ये याद रखिएगा, ये भी पाल वंश से संबंधित है। और ये अभिलेख किसका है? देवपाल का। देवपाल का नाम हमने देखिए ऊपर जिक्र भी किया है। मुंगेर अभिलेख का संबंध किससे रहा है? देवपाल से। देखना, और एक अभिलेख आप याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर अभिलेख। इसका संबंध किससे होगा? तो मुजफ्फरपुर अभिलेख का संबंध होगा साथियों महीपाल से। और ये जो अभिलेख हैं कहीं ना कहीं इसी पाल वंश की जानकारी को हम तक प्रेषित करा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि साक्ष्य मिलने चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पाल वंश संबंधी कौन कौन से साक्ष्य हमारे इतिहासकारों के हाथ लगे हैं। उसमें से कुछ अभिलेख हैं जो फला फला राजा से संबंधित हैं, और इनसे हमारे कहीं ना कहीं इस पाल वंश के तमाम इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यही तो हमें जानना चाहिए था, और यही हम जानने के लिए मुखातिब हैं साथियों। देखना, और हम अगर इसी कड़ी में बात करें तो एक अभिलेख आप और याद कर लें, देवघर अभिलेख किसका है? तो नारायण पाल का साथियों, नारायण पाल का। ये तमाम जो अभिलेखों का हमने जिक्र किया है, इनसे पाल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। हमने तारानाथ का जिक्र किया, इनसे भी पाल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इन्होंने गोपाल को क्या कहा, इस पाल वंश के लोगों को क्या बोला, इनसे तमाम बातों का हमें अध्ययन होता है। हमें इन बातों की जानकारी प्राप्त होती कि वाकई में इस वंश का कुछ ना कुछ इस तरीके से सूत्रधार रहा होगा, ये वंश कहीं ना कहीं इस तरीके से संचालित रहा होगा। यहाँ तक की बातें आप समझ गए होंगे साथियों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के चलूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जहां हम गोपाल के बारे में समझ चुके हैं, इस वंश के संस्थापक की बात कर चुके हैं, कुछ महत्वपूर्ण शासकों से संबंधित और जो भी प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में साथियों, उन पर भी हमारी थोड़ी सी चर्चा होगी। मैं पाल वंश को पूरी तरीके से समाप्त करने के मूड से हूँ, इरादे से हूँ। देखना जरा साथियों, हम बात करेंगे यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की और। तो अब इसी कड़ी में या इसी क्रम में कहेंगे धर्मपाल सिंहासन संभालेगा। धर्मपाल वही 770 ईस्वी के आसपास ये बैठेगा। आप मान के चलें, ये मोटा मोटा एक बहुत ही कड़ा आंकड़ा नहीं होता है, बहुत विश्वासी का आंकड़ा नहीं होता है, लेकिन फिलहाल लगभग ये मान के चलें तो धर्मपाल गद्दी पर बैठेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा, ये इस वंश का प्रतापी शासक है, सबसे बड़ा या सबसे प्रतापी शासक है। इसका कार्यक्षेत्र ज़्यादा रहेगा। यह भी बौद्ध धर्म को ही मानने वाला है, बौद्ध धर्म का अनुयायी है साथियों, बौद्ध धर्म का अनुयायी है। ये चीज़ ध्यान दें। इसके दरबार में साथियों हरिभद्र सूरी नाम के बौद्ध गुरु, ये प्रसिद्ध बौद्ध गुरु थे उस समय के, हरिभद्र सूरी, इनके दरबार में रहा करते थे साथियों। ये चीज़ याद रखिएगा। मैंने कहा कि धर्मपाल इस वंश का प्रतापी शासक है, सबसे बड़ा शासक कह सकते हैं। यह भी बौद्ध धर्म का मानने वाला है, और इसके दरबार में हरिभद्र सूरी नाम के जाने माने बौद्ध गुरु रहा करते थे साथियों। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, कई बार आ चुका है। आगे समझिएगा, हम अगर बात करें
तो इसी कड़ी में देखिए इसकी गरिमा की बात होगी और हम इसे अलग अलग उपाधियों से भी नवाजेंगे। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई साथियों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ कराई है इसने? भागलपुर में साथियों, भागलपुर में। देखना जरा, इतने बड़े बड़े काम आप करोगे तो आपको उपाधियां तो मिलेंगी, आपको लोग अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित करेंगे, आपको कुछ बड़े बड़े नामों से जाना जाएगा। फिलहाल मैं उसकी बात अभी बाद में करता हूं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया इसने। नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा, हाँ कह सकते हैं नालंदा बिहार साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय ना कह के हम इसे महाविहार कहेंगे, महाविहार। नालंदा महाविहार का इसने क्या किया? पुनरुद्धार कराया तथा इसके खर्च के लिए, यानी उस समय आप सोचना फीस तो लगती नहीं थी, इसके खर्च के लिए 200 गांव दान में दिया था खर्च के लिए। देखना, नालंदा महाविहार का इसने पुनरुद्धार कराया, यानी पुनः उसको बनाने का काम किया, जिसको गोपाल ने संवारा था, जिसको गोपाल ने बनाया था। उस विद्यालय को, उस महाविहार को साथियों, उस महाविहार को इसने पूरी तरीके से फिर से सजाने और बनाने का काम किया तथा उसके खर्च के लिए इतिहासकारों का कहना है इसने 200 गांवों को दान में दिया था। इस विद्यालय के खर्च के लिए इसने 200 गांव दान में दिया था। देखना, बड़े बड़े काम कर रहा है। देखिए, पहला ऐसा शासक है, यानी पाल वंश का प्रथम शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या लेता है? हिस्सा लेता है। आप ये ध्यान दें, इस समय जब त्रिपक्षीय संघर्ष इसके समय चल रहा होता है तो वत्सराज ध्रुव, जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, और यहाँ का शासक था पाल वंश का धर्मपाल। ये ध्यान देना, वत्सराज कहाँ के थे? तो प्रतिहार वंश के। ध्रुव कहाँ के थे? तो राष्ट्रकूट वंश के। और धर्मपाल कहाँ के हैं? तो पाल वंश के। इन तीनों वंशों में आपसी जो संघर्ष चल रहा था उसे ही हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। इतिहास में प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदार थे, कौन कौन से वंश त्रिपक्षीय संघर्ष के जिम्मेदार थे, कौन कौन से जिम्मेदार साथी पहले बार अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो आप देखेंगे वत्सराज, ध्रुव और धर्मपाल। आपको मैंने बताया भी था, वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन ध्रुव से ये खुद हार जाता है। ध्यान देना, तो वत्सराज ने धर्मपाल को हराया था। ये मैंने प्रतिहार वंश में आपको इसके बारे में बात करके दी है, और ये टॉपिक मैंने पहले भी बताने का प्रयास किया है साथियों। देखना, ऐसा नहीं कि पाल वंश का मैंने कहा ये प्रथम शासक है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष में कई दिनों से इस पर चर्चा कर रहा हूँ। इसका मतलब आप इस बात को समझ रहे हैं कि तीन अलग अलग वंशों में आपस में चल रहा खींचातानी, आपस में चल रहा वो संघर्ष जो विराम लेने का नाम ही नहीं ले रहा, उसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष कह रहे हैं। इसमें आगे वाले अन्य पाल वंश के राजा भी भागीदार बनेंगे और लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे देवपाल भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदार बना है। देवपाल के बाद विग्रहपाल को मान के चले, इसने भी पार्टिसिपेट किया, विग्रहपाल। और आप याद रखिएगा नारायणपाल। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाल वंश के कौन कौन से शासकों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भूमिका निभाई है, या कौन कौन से शासकों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में युद्ध लड़े हैं। तो बताना जरा, त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहला धर्मपाल है, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में अपनी भूमिका जिम्मेदारी उठाई है। देखना जरा, धर्मपाल के इस महत्वपूर्ण योगदान की वजह से इसे तमाम प्रकार के उपाधियां दी गई, जैसे परम सौगात, महाराजाधिराज, परम भट्टारक। और देखना, गुजराती एक कवि हैं साथियों, वो भी मैं लिख देता हूँ आपके सामने। गुजराती कवि थे साथियों, सोंडवल। ये गुजराती कवि सोंडवल ने क्या कहा है इन्हें? ये कहा है उत्तरापथ स्वामी कहा है, ये याद रखिएगा साथियों। तो गुजराती कवि सोंडवल ने इन्हें उत्तरापथ स्वामी कहा है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये तमाम इसकी क्या रही उपाधियों का मैंने वर्णन प्रस्तुत किया, इसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में हमने बात की। इसने कन्नौज के राजा इंद्रायुध को हराया था
ये भी बात आप याद रखिएगा। कन्नौज के राजा, कन्नौज के शासक थे इंद्रायुध। इंद्रायुध को पराजित किया और इंद्रायुध को पराजित करने के बाद यहां पर सिंहासन दे दिया किसे? चक्रायुध को। चक्रायुध को राज दिया, ये चीज याद रखिएगा। चक्रायुध को क्या दिया? राज दिया। ये रही बातें धर्मपाल के बारे में, मोटी मोटी चीजें जिनसे हमारे एग्जामिनर मुखातिब होते हैं कि किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में बनवाया था, तो धर्मपाल जी ने बनवाया था। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हरिभद्र सूरी इसके दरबार में रहा करते थे। इसके योगदान त्रिपक्षीय संघर्ष में बहुत बड़ी भूमिका के रूप में शामिल होते हैं। पहला ये शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में अपना योगदान दिया, कन्नौज के राजा इंद्रायुध को हराया। ऐसी तमाम बेहतर कार्य क्षेत्र के लिए इसे तमाम प्रकार की उपाधियों से भी नवाजा गया है, जिसमें एक कवि का भी नाम हमने आपके सामने उल्लेखित करने का प्रयास किया भी है। और ये मान के चलें धर्मपाल यहाँ का सबसे बड़ा प्रतापी शासक था। अतः यहाँ से इससे संबंधित तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर हमारा दृष्टिकोण रहा साथियों। फिलहाल धर्मपाल के बाद अब देखना बहुत कुछ पाल वंश के बारे में इतिहास आएगा नहीं, लेकिन सोचने वाली बात ये नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो जरूर मिलेगा। अब इसके बाद देवपाल शासन संभालेगा और इसकी विशेष बात रहेगी। देखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था, पाटिलपुत्र ज्यादा समय तक मुंगेर राजधानी रहेगी। लेकिन अगर कहा जाए पाल वंश की राजधानी कौन थी, तो पाटिलपुत्र भी थी। इसने क्या किया, पाटिलपुत्र को बदलकर मुंगेर को क्या बना दिया, इसने राजधानी बना दिया साथियों। तो ध्यान देना, मैंने शुरू में इंगित किया था पाल वंश के आगे जब गोपाल लिख रहा था राजधानी लिखा था मैंने मुंगेर। सच पूछो तो सबसे पहले राजधानी क्या थी, पाटिलपुत्र। और ये पाटिलपुत्र किसी राजवंश द्वारा बनाई जाने वाली अंतिम राजधानी अब होगी है, यानी कोई अंतिम राजवंश अब इसे राजधानी बना रहा है, इसके बाद ये राजधानी नहीं बनेगी, ध्यान दीजिएगा। तो अंतिम राजवंश यानी वो पाल वंश है जिसने पाटिलपुत्र को राजधानी के रूप में नवाजा है, ध्यान रखिएगा। तो पाटिलपुत्र सजाई धजाई गई थी, परंतु देवपाल ने इसे हटाने का काम किया और उसने मुंगेर को राजधानी बनाया, जो कि बिहार से ही बिलोंग वो भी करता था, ध्यान देना। तो अब मुंगेर राजधानी है इसके समय में। इसने नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना कराई साथियों। नालंदा बौद्ध विहार बनाया, परंतु किसके कहने पर, किसके रिक्वेस्ट पर, तो वो जावा के शासक हुआ करते थे शैलेंद्र, जावा के शासक शैलेंद्र। इनके रिक्वेस्ट पर या कह सकते हैं इनके निवेदन पर इसने नालंदा बौद्ध विहार को बनाने का काम किया देवपाल ने। नालंदा बौद्ध विहार का मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ पर आप शांति पाठ कर सके, जहाँ पर अपने मन को एकाग्रजित कर सके, ऐसी जगह जहाँ आपको ज्ञान की बातें दी जाएं, जहाँ आपको दुनिया की मोह माया से हटाया जाए, जहाँ आपको तमाम चीज़ों से विकृतियाँ आपके मस्तिष्क में जो घूम रही हैं उन्हें आपसे दूर किया जाए। बौद्ध धर्म का मानना ही था, महात्मा बुद्ध का कहना ही था कि कुछ है नहीं, सब मिथक है, मैंने तो राजपाट छोड़ा है, आप क्या छोड़ोगे। महात्मा बुद्ध तो सीधी आपसे यही बात करते हैं कि मैंने तो सब कुछ छोड़ा है, आप क्या छोड़ोगे, आप मुझे क्या बताओगे, मुझे सब कुछ पता है, मैंने दुनिया के तमाम ऐशो आराम की चीज़ें पिछले 20 वर्षों में ही देख ली हैं। महात्मा बुद्ध के समय में आप बैठे तो महात्मा बुद्ध आपको पता नहीं क्या क्या बता जाते कि दुनिया की हर वो चीज़ें मुझे पता थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मौसम भी बदलते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई आदमी बूढ़ा होता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे मरना है, मुझे तो पता था कि मुझे काया ऐसे ही बनी है और मुझे ऐसे ही रहना है। तो मैं पूरे ऐशो आराम में जीवन जी रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर मैंने ज्ञानावर्धन का काम किया और ज्ञान देने का, उपदेश देने का काम किया। तो आपको तो यही बताते हैं। फिलहाल समझना, मेरे हिसाब से सच्चाई भी है। फिलहाल चलें तो देवपाल ने पाटिलपुत्र से हटा के राजधानी मुंगेर को बना दी है, नालंदा बौद्ध विहार को बनाया है, किसी के रिक्वेस्ट पर, जावा के शासक शैलेंद्र के रिक्वेस्ट पर बनाने का काम किया। देखना, इसने पल्लवों को भी हराया साथियों, पल्लवों को हराया है। पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि कौन से पाल वंशीय शासक ने पल्लवों को पराजित किया था, तो कहिएगा देवपाल ने पल्लवों को पराजित करने का काम किया। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तिब्बती गुरु तारानाथ का जिक्र किया था। तारानाथ जी ने इसे बौद्ध धर्म का पुनरुद्धारक कहा है। यानी जैसे मैंने कहा इसे किसने नालंदा महाविहार का पुनरुद्धार कराया, इसे नालंदा महाविहार का पुनरुद्धारक कहा जाता है। किसे, धर्मपाल का। धर्मपाल को उसी तरीके से इसे बौद्ध धर्म का पुनरुद्धारक कहा जाता है। आप लगातार क्रम से देख पा रहे हैं, यहाँ जितने भी शासक आ रहे हैं सब कहीं ना कहीं
बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं साथियों। फिलहाल यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई गई होंगी। मैं अब आप बात करूँगा देवपाल के बाद। देखना, देवपाल के बाद अब बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अब पूरे तरीके से पाल वंश में वो क्षमता, वो शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी, जिससे पाल वंश बिखरना शुरू हो जाएगा। और पाल वंश जब बिखरेगा तो तमाम ऐसी विकृतियाँ उत्पन्न होगी। देखिएगा साथियों, अब एक बिगरापाल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बिगरापाल सिंहासन संभालेगा, लेकिन इसे यज्ञ वगैरह में बड़ी रुचि थी। इसका मतलब ये बौद्ध धर्म से थोड़ा सा हटा फिरता था, इसे यज्ञ वगैरह में काफ़ी रुचि थी। अतः इसने अपने शासन व्यवस्था को बहुत ज़्यादा संचालित करने का प्रयास न करते हुए इसने तुरंत अपनी गद्दी दे दी किसे? नारायण पाल को। नारायण पाल के बाद कई शासक आते हैं। नारायण पाल ने भी थोड़े बहुत समय अपना शासन व्यवस्था संभाला है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया है नारायण पाल ने। इसका मतलब कुछ समय तो ये रहा, नारायण पाल ने भी अपनी शासन व्यवस्था को कुछ समय संचालित किया, लेकिन बहुत लंबा नहीं चला। और इसमें अब एक और राजा आएगा जो थोड़ा सा योगदान जिसका रहा है, उसका नाम है महिपाल फर्स्ट। जी हाँ साथियों, तो महिपाल फर्स्ट से थोड़े बहुत प्रश्न आपसे बन सकते हैं। ये पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका उल्लेख भी किया था। अभी हम कह भी रहे थे कि पाल वंश अब बिखर रहा है, तो इसे संभालने के लिए जो भी आगे आएगा, जो पाल वंश को पुनः उठाना चाहेगा, हम उसे द्वितीय संस्थापक कहेंगे। इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात भी नहीं है। तो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन हो गया? पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल हो गया, फर्स्ट हो गया साथियों। देखना, इसने ये चोल राजा से हार जाता है। देखना, चोल वंश के राजा, ये लिख दूं मैं, चोल वंश के राजा हुआ करते थे राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने इसे पराजित कर दिया। राजेंद्र चोल ने पराजित कर दिया। और जब ये पराजित होता है, उसी समय कर्नाट यानी वर्तमान का कर्नाटक से आए हुए कुछ लोग, कर्नाटक से आए हुए कुछ लोग कहाँ बस जाते हैं? यहाँ बंगाल में आके बस जाते हैं, जो आगे चल करके सेन वंश की स्थापना करेंगे साथियों। इससे पता चलता है कि अब पाल वंश का विघटन हो रहा है। अब पाल वंश पूरी तरीके से टूट जाएगा। अब पाल वंश का आगे कुछ इतिहास बहुत कुछ मिल नहीं पाएगा। अलग अलग इतिहासकारों का मानना अलग अलग होगा। कुछ लोग का कहना है कि गोविंद पाल अंतिम शासक था, गोविंद पाल अंतिम शासक था साथियों, और कुछ लोगों का कहना है मदन पाल अंतिम शासक था। तो याद रखिएगा, दोनों ही, गोविंद पाल या तो अंतिम शासक माना जाएगा, हमारे एग्जामिनर महोदय कुछ इसी तरीके से मुखातिब होंगे, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मदन पाल अंतिम शासक थे। इसका मतलब इतिहास के पन्ने यहाँ थोड़े से मौन हो जाते हैं, इतिहास की कुछ बातें थोड़ी सी दब जाती हैं, लेकिन ये जो इतिहास के ये जो महत्वपूर्ण बातें पाल वंश से संबंधित थीं, हमने आप तक पहुँचाने का एक सफल प्रयास किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है हमें कि आप इन तमाम बातों को समझ पाए। उम्मीद है हम इन तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचाने में सफल रहे। जहां पाल वंश के संपूर्ण इतिहास के बारे में उन तमाम चीज़ों का हमने एक थोड़ा सा नजराना पेश किया है साथियों। मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा हम कर पाएँ तो आपका बस दायित्व थोड़ा सा है कि शेयर करना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मुलाकात आपसे नए एपिसोड में हम करते हैं। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।